हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी चालान किस तरीके से जनरेट किया जाता है, जमा किया जाता है, किस तरीके से हम जो जीएसटी की टैक्स की पेमेंट होती है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हम। सबसे पहले हम अपनी जीएसटी को लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद जिस मंथ में हमारा जो टैक्स चालान पे करना है या बनना है उसका क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करके सर्च कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 3B के लिए क्लिक कर देंगे। हमारे पास वैसे तो दो ऑप्शन रहते हैं जीएसटी के चालान क्रिएट करने के लिए, जब हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है या किसी तरीके की पेमेंट करनी होती है जिससे हम अपने जीएसटी के अंदर अमाउंट जो है ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हम जीएसटी के नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, वो हम सीखेंगे इस बार। जैसे आप 3B लॉगिन कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपकी नील रिटर्न है तो यस, अदरवाइज़ नो, क्योंकि हम टैक्स पे करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नो ही रहेगा। तो नो करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसे क्लोज़ कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग ये आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है आउटवर्ड सप्लाईज जो है उसकी और आईटीसी वो चेक कर लेना है। अगर ये सही है देन उसके बाद सेव जीएसटी आर 3B। फिर नीचे आके कुछ सेकंड में ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे जाना है, सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे जैसे ही आप नॉर्मली 3B फाइल करते हो, नॉर्मल 3B फाइल करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैश सफिशिएंट नहीं है, जिसके लिए आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमारे पास जो आईटीसी अवेलेबल है वो सिर्फ इतना है जिसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी इतने की, जो हमें टैक्स पे करना है वो इतना है। और जो हमारा अगर कुछ रहता है, जैसे सपोज़ हमारे पास ऑलरेडी ई क्रेडिट लेजर या हमारे पास कैश बैलेंस पहले से अवेलेबल रहता है, तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। और फिर जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारे केस में अभी मेरे पास पहले से कोई कैश अवेलेबल नहीं है जीएसटी में, कैश लेजर पूरा नील था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एडिशनल कैश उतना ही है जितना कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस वाले कॉलम में। देन हम यहाँ पे मेक श्योर होके फिर मेक पेमेंट कर देंगे। यहाँ क्रिएट चालान पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी कि इसमें लिखा हुआ है यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर में आपके पास कोई सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जिसके लिए आपको क्रिएट चालान करना है। अगर येस करते हो तो चालान का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, नो करोगे तो आप बैक चले जाओगे। तो इसलिए हम क्रिएट चालान करते हैं, येस कर देंगे हम क्लिक करके। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, रीज़न फॉर चालान दिखेगा एनी अदर पेमेंट में। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट डालेंगे आप। अगर आपकी ये अगर आप नॉर्मल जैसे अभी हमने करा है 3B के थ्रू, तो यहाँ पे आपको कोई फिल करने की ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपको ज़रूरत होगी। ये डायरेक्ट आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा जितने का चालान आपका बनना है, जितने की आपकी टैक्स की पेमेंट होनी है जिससे आपकी 3 फाइल हो सके, और आपका टोटल अमाउंट दिखा जाएगा इतना बनना है, इतने की टैक्स की पेमेंट आपको करनी होगी। देन उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं पेमेंट ऑफ मोड्स के लिए। पहला ई पेमेंट, जो नॉर्मली हम अधिकतर करते हैं, जो काफ़ी बेहतर भी होता है, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, आसानी से ये हो जाता है। दूसरा होता है हमारा ओवर द काउंटर। इसमें क्या होता है कि आपको जाके पेमेंट करवानी होती है बैंक वगैरह में जाके। एनईएफटी और आरटीजीएस भी कुछ इसी तरीके का है। एनईएफटी में आपके पास चालान की रिसिप्ट आ जाएगी, आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। सपोज जैसे मान लीजिए मेरे पास आईडीबीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक मैंने डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। जनरेट चालान का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की रिसिप्ट दिख जाएगी, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड दिखा जाएगा। यहाँ पे आपको सीपीआई नंबर, चालान जनरेट की जब की डेट रहेगी टाइम के साथ, एक्सपायर कब तक होगा, कब तक आप इस चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, वो डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपका एनईएफटी आरटीजीएस रहेगा। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जीएसटी नंबर वगैरह सब डिटेल्स आपको दिख जाएगी। पेमेंट आपको कितनी है करनी है वो भी दिख जाएगा, किस हेड में करनी होगी। आईजीएसटी का टैक्स बन रहा है इतना और इसकी पेमेंट इतने में होगी। देन उसके बाद आपको बैंक डिटेल दिख जाएगी, किस बैंक में आपको जाके अपना एनईएफटी आरटीजीएस करवाना है,
उसके लिए आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड करते ही आपको शो हो जाएगा, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इस डाउनलोड को आप जैसे ही डाउनलोड करके प्रिंट निकालोगे तो ये आपको प्रिंट लेके जाना पड़ेगा आपके बैंक में, जहाँ भी आपको अपनी जीएसटी चालान की पेमेंट करवानी होगी। वहाँ पे जाके आप यहाँ पे उसे ये दिखा दोगे, तो इसको दिखाने के बाद वो आपसे पेमेंट ले लेगा, पेमेंट कर देगा। फिर आपके जैसी पेमेंट हो जाएगी, वो कुछ टाइम लेता है, करीब 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है इसे प्रोसेस को होने में, या हो सकता है कि जल्दी हो जाए, लेकिन अधिकतर 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप सपोज़ करो लास्ट डेट पे अगर पेमेंट करवाते हो एनईएफटी या आरटीजीएस के चक्कर में, तो अधिकतर हमारी साइट जो है बिज़ी हो जाती है कभी कभी, तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपकी 3 वीक की लेट फीस लगने लग जाती है। तो एनईएफटी मेरे ख्याल से कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको फिर भी सही लगता है तो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जैसे एनईएफटी के बदले ई पेमेंट पे। ओवर द काउंटर भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ होता है, उसका यूज़ ना ही करो तो ही खास बेहतर रहता है। देन हम फिर से नॉर्मल अपने पे आते हैं। देखिए आप देख सकते हो कि हमारे पास ई कैश लेजर भी ज़ीरो है, क्रेडिट लेजर भी ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स पे बन गया है। देन मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिर वैसे ही 3B, नेक्स्ट क्लोज। क्योंकि हमने ये पहले सेव कर रखा था तो इसे दोबारा से सेव करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम प्रोसीड टू पे पे चले जाते हैं। टैक्स हमारा उतना ही बन रहा है। फिर से अब यहाँ पे क्रिएट चालान करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्रिएट चालान करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा अपने आप ही अमाउंट जो है फीड होके आ जाएगा, कितना हमें अमाउंट पे करना है और कितना टैक्स की पेमेंट बन रही है, किस हेड में बन रही है, CGST, IGST, CGST में लेट फीस लग रहा है, फीस लग रही है, पेनल्टी लग रही है, वो अपने आप ही ऐड होके आता है हमारे पास। फिर ई पेमेंट जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे वैसे ही जनरेट चालान दिखाएगा, जैसे आपने एनईएफटी में करा था। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीफर्ड बैंक का या नेट बैंकिंग का। अगर आप मोस्टली एक ही बैंक को 3-4 बार आपने यूज़ कर लिया है तो प्रीफर्ड बैंक में आपको शो हो जाएगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC से, क्योंकि मैंने अधिकतर पेमेंट जो है इन्हीं दोनों बैंक से करी है अब तक की, तो इसीलिए इसमें ये शो हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके इसके अलावा बैंक चाहिए तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको इतने सारे बैंक दिख जाएंगे, जिसमें से आपको जो भी बैंक चाहिए होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे इंडियन बैंक मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे करने पे ये आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। जो भी आपका बैंक रहेगा उसकी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कॉर्पोरेट आईडी, लॉगिन आईडी वगैरह डाल के जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, हर किसी बैंक का अपना अलग विंडो रहता है जिससे आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हो। अब एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया कि आप पेमेंट करके अपनी जैसी पेमेंट कर दोगे, आपके पास ऑप्शन, जैसी आप पेमेंट करोगे आपके अकाउंट में, यहाँ पे जीएसटी के अकाउंट में, यहाँ पे आपको जो ई क्रेडिट कैश लेजर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका बैलेंस दिख जाएगा। जितने भी अमाउंट की आपने पेमेंट करी होगी वो उस हेड में, जिस हेड में आपने पेमेंट करी है उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं करी है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो या जैसे ही आपका जीएसटी अपडेट हो जाता है पेमेंट से, तो वहाँ पे आईजीएसटी के लेजर में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपने सीजीएसटी या जीएसटी की पेमेंट करी हो तो यहाँ पे आपको शो मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको दिख जाएगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया। फिर जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे फिर आप 3B फाइल कर सकते हो, नॉर्मली जैसे आप प्रोसेस करते हो सिंपल प्रोसेस करके फाइल कर दोगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है, पहले सर्विस पे जाके पेमेंट में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट चालान का। जैसे ही आप क्रिएट चालान पर क्लिक करोगे आपके पास एक और का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रीज़न फॉर चालान के लिए डालना पड़ेगा। जैसा हमने देखा था कि वहाँ पे एनी अदर पेमेंट था, तो अगर आपको मंथली पेमेंट करनी है क्वार्टरली रिटर्न के लिए, जैसे आपकी क्वार्टरली रिटर्न है और आपको लगता है कि आपका टैक्स बन सकता है जब आप
पेमेंट करोगे, क्वार्टरली की फाइल 3B फाइल करोगे, तो वहाँ पे आप मंथली पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। कौन सी ईयर की रहेगी उस ईयर को सेलेक्ट करके पीरियड, जिस पीरियड का आपको मंथली रिटर्न के टैक्स पे करना है उस टैक्स को पीरियड को क्लिक करके टैक्स पेमेंट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहता है या तो 35% उस टैक्स का पेमेंट कर दो, या अपने अकॉर्डिंग सेल्फ चलान असेसमेंट बेसिस पे करके आप पे कर सकते हो। फिर प्रोसीड करके आप पेमेंट कर सकते हो। देन अगर आपकी मंथली रिटर्न जाती है तो आप एनी अदर पेमेंट करके, या आपकी क्वार्टरली भी रिटर्न चाहती है और आपका टैक्स बन रहा है तो आप एनी अदर पेमेंट पे ही क्लिक करो। देन उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दो। वो जो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न के लिए होता है वो एक तरह से एडवांस पेमेंट होती है। अगर आपका आपकी मर्ज़ी है तो आप पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मंथली रिटर्न के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। जैसे आप मैंने करा है यहाँ पे रीज़न फॉर चलान करके एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड कर दो। आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप पेमेंट करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। देन आपको यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे मेक पेमेंट पे करते ही, क्रिएट चालान करते ही अपने आप ही सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो गए थे, अपने आप ही अमाउंट फीड हो गया था, कितने का टैक्स बन रहा था कितने का नहीं, सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें खुद ही फीड करना पड़ेगा। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम होती है, अगर आपने गलती से किसी और हेड में किसी और का टैक्स पे कर दिया तो फिर आपको रिवर्स करने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। जीएसटी डिपार्टमेंट के चक्कर थोड़े बहुत काटने पड़ जाएंगे अगर आपको वापस चाहिए। और अगर आपने इंटरेस्ट में डाल दिया गलती से टैक्स का अमाउंट, तो आप इंटरेस्ट तो पे कर सकते हो लेकिन टैक्स का अमाउंट पे नहीं कर पाओगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,00,000 रुपये, गलती से यहाँ पे मैंने डाल दिया 1,00,000 रुपये टैक्स का मेरा बन रहा था यहाँ पे CGST में, लेकिन मैंने इंटरेस्ट में डाल दिया, तो अब मैं टैक्स की पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। सिर्फ मैं इस 1,00,000 रुपये को इंटरेस्ट में ही डिडक्ट कर सकता हूँ, टैक्स की पेमेंट में नहीं कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे बस यही ध्यान देना होता है, थोड़ी सी गलती भी आपके लिए काफ़ी दिक्कत कर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको, अगर आपका इंटरेस्ट 1 रुपये बन रहा है तो आप इंटरेस्ट 1 रुपये डाल दीजिए। अगर आपका नहीं बन रहा, टैक्स बन रहा है, तो टैक्स के अमाउंट में ही डालिए, जितना भी आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी पेनल्टी कुछ लगी है तो पेनल्टी के हेड में ही डालो। अगर आपका फ़ीस है, लेट फ़ीस है 250-300 जो भी लगता है उसमें डालो। अगर कुछ और रीज़न है, वैसे तो कुछ और रीज़न होता नहीं है, अगर फिर भी है तो आप उस हेड में डालोगे। अगर CGST का है तो CGST, IGST, सेसेड, SGST है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डालो। अगर किसी और में डाल दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर वो रिवर्स करने में काफ़ी दिक्कत होती है। रिवर्स हो जाता है, ऐसी बात नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ डिपार्टमेंट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा आपका। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ी सी सतर्कता दिखाइए ताकि आपको ये परेशानी कभी ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था मेरा 1,42,000 कुछ था, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि 1,45,000 मेरा टैक्स की पेमेंट हो जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ टैक्स की पेमेंट की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1,42,000 है तो मैं जब 3B फाइल करूँगा, इसकी पेमेंट करने के बाद 3B फाइल करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 1,42,000 कटने के बाद ही बैलेंस बच जाएगा मेरा। IGST के कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बच जाएगा अमाउंट। प्रोसेस तीनों पेमेंट मोड सेम रहेगा, जैसे आपने ई पेमेंट उसमें करी थी वैसे इसमें करोगे। ओवर द काउंटर के लिए भी वैसे ही रहेगा। ये पेमेंट मोड नॉट अवेलेबल है 10,000 एक्सक्लूडिंग के लिए, 10,000 से ज़्यादा के लिए ये अमाउंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया था ई पेमेंट और NFT ज़्यादातर ऑप्शनल काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये ओवर द काउंटर कुछ खास नहीं रहता, इसमें काफ़ी सरदर्दी सी हो जाती है, तो ये ना ही करो तो अच्छा रहता है। फिर NEFT और RTGS में सेम, आपको जो अकाउंट रहेगा आपका बैंक अकाउंट जिसमें रहेगा उसकी डिटेल्स आप डाल के जनरेट चालान कर दोगे। एडिट रीज़न, अगर आपको गलती से रीज़न को एडिट करना है, आपने एनी अदर पेमेंट के बदले जी मंथली वाला सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे वापस आपके आके एडिट रीज़न पे क्लिक कर सकते, चेंज कर सकते हो रीज़न, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर सेम प्रोसेस सेम रहेगा। आपने फीड कर रखा है पहले से, आपके पास ऑप्शन रहेगा, फिर आप ई पेमेंट पे क्लिक करके जनरेट चालान, यहाँ पे जनरेट चालान सक्सेसफुली दिखा देगा। फिर यहाँ पे प्रेफर्ड बैंकिंग या नेट बैंकिंग जो भी आपका रहेगा उसे आप
करके पेमेंट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपनी बाकी की पेमेंट जितनी भी जीएसटी चालान में जनरेट करना होगा उस तरीके से जनरेट चालान कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको अगर देखना हो कि हमारे चालान की पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है, या जैसे मैंने यहाँ पे देखा था अगर हमने अधूरा छोड़ दिया कोई सा चालान तो यहाँ पे आपको सेव्ड चालान में शो हो जाएगी कि ये सेव्ड हो रखा है लेकिन आपने जनरेट नहीं करा है। जनरेट करने के बाद वो चालान हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे आप एक और ऑप्शन आपके पास रहेगा चालान हिस्ट्री का। चालान हिस्ट्री में आप या तो CPIN नंबर से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डाल के सर्च करने पे आपको चालान की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप सर्च बाय डेट करके यहाँ पे आपको जब से स्टार्ट है वहाँ से जहाँ तक आपको सर्च करना है वो डिटेल्स डाल दोगे। जैसे सपोज़ मैंने कर दिया यहाँ पे कुछ महीने बैक कर दिया मैंने, जनवरी से लेके मैंने कर दिया आज की डेट तक। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 मंथ्स के तक के लिए वैलिड रहता है। अगर आप चाहते हो कि पूरे साल का है तो वो साल तक का नहीं आएगा, 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही उठाएगा ये। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड सर्च लिमिट दिखा दिया, तो इसकी लिमिट ही होती है 6 मंथ्स की। तो आप जैसे ही आप 6 महीने पहले का देख सकते हो या 6 महीने बाद का देख सकते हो। 6 महीने बाद का तो नहीं आएगा लेकिन 6 महीने पहले का ज़रूर देख सकते हो आप। जैसे मैंने जनवरी से उठा लिया, 1 जनवरी से 30 जून तक का उठाऊंगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जितने भी मैंने चालान जनरेट करे थे वो सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप CPIN पे क्लिक करोगे तो ये चालान डाउनलोड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो गया चालान कि किस तरीके से पेमेंट हुई, कितनी डेट हुई थी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। चालान जो पेमेंट हो चुकी है उसकी डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप जिस डेट में आपने चालान पे करा है वो डेट भी दिख जाएगी, डिपॉजिट टाइम आ जाएगी, डिपॉजिट डेट आ जाएगी। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे चालान डिटेल्स मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस चालान GST चालान से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।